और अगर आप मार्क मत देना, थोड़ा ध्यान रखना है। हो गया, चलो ठीक है। देखो इधर ना, तो हम लोग लास्ट क्लास में छोड़े थे कूलॉम्स का वेक्टर फॉर्म। ठीक, एक बार मैं उसको दोबारा से लिखना चाहूंगा, आप लोग देखना इधर और थोड़ा मेरा मदद करना। ये जो F21 था वेक्टर फॉर्म में, इसका वैल्यू आपको क्या मिल रहा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ना, Q1 वेक्टर फॉर्म था। तो इधर इसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए थे, याद है? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए कितना से? 1 2। ठीक, बढ़िया से आप लोगों को याद है कैसा? फोन किधर दिखेगा? कैमरा ना सर, हाँ सर, बढ़िया दिखता है। देखना हाँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर मान ले, ये तो आप लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए हो। इसको हम लोग मान ले इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप लोग, अच्छा इसका मतलब क्या था? फोर्स कौन सा चार्ज पर लग रहा है? दूसरे चार्ज पर। किसके कारण? बल के कारण ना। अच्छा, इतना ही फोर्स लगता था, अगर आप लोगों को याद होगा तो दूसरे चार्ज पर फोर्स ऑन 1 टू चार्ज 2, याद है? और ये आपको मिलता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 2 1 ना, ये वाला। ठीक, तो ये हम लोगों को शो करता है कूलॉम्स का वेक्टर फॉर्म। ठीक, अब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से सुनना है और थोड़ा समझना है। पहले हम लोग ये ले लें, दो चार्जेस को थोड़ा सा एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये वाला जो चार्ज था वो था Q1 और कहीं पे ये चार्ज था Q2 मान लेते ना। तो ये बीच का जो डिस्टेंस था ऐसे हुआ करता था। अब जो हम लोग का R21 था, याद है? R21 का डायरेक्शन किधर था? R21 इधर, R21 ये क्या बोलता था? ये उल्टा था ना। इसमें हम लोग का कौन सा फोर्स आया था? पहले फोर्स ही लिख लो तो ताकि बढ़िया से पता चलेगा क्या था। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो यूनिट वेक्टर को तो उल्टा लिखते थे ना। कहां से? फ्रॉम 2 टुवर्ड्स 1, 2 से 1 यानी R21 का डायरेक्शन इधर था। अच्छा, इसके ऊपर जो फोर्स लगता था वो इधर था, F21। ठीक है, तो इस फोर्स का अगर हमें डायरेक्शन दिखाना रहता तो हम लोग ऐसा यूज कर दिए थे। R ये 1 से 2 की ओर, इसको ऐसे ही पढ़ते थे ना, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। इधर आ गया। अब एक बात बताओ, इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है। यूनिट वेक्टर मतलब एक ही होता है ना वैल्यू, लेकिन दोनों का डायरेक्शन चेक करो, जस्ट एक दूसरे का उल्टा। सोच पा रहे हो? ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, लेकिन वैल्यू दोनों का एक ही है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है R12 और ये जो वेक्टर है R21, ये दोनों का दोनों सेम है। ठीक, लेकिन किसी के सामने एक लग जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों लगाए? दोनों वेक्टर तो सेम ही है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि ये दो इक्वेशन देखो, ये R12 दिख रहा है, ये वाला वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। 12 दिख रहा था, तो इसको अगर आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आप लोग चेक करना। हाँ, तो आपको ये दिख जाएगा F21 वेक्टर 1/4 पाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r स्क्वायर। देखो ये r यूनिट वेक्टर 1 2 है ना, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो आ जाएगा नेगेटिव r2 1। तो इस नेगेटिव को हम यहाँ पे आगे लिख दें, इस जगह माइनस नेगेटिव लिख दिए। इसके बाद इसके वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं r2 कोई दिक्कत हुआ? अब आप लोग ठीक से देखो, ये वाला वैल्यू, ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर है? ऊपर में देखो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन को दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम टू सेम q1 q2 बटा r स्क्वायर, q1 q2 बटा r स्क्वायर, और उसके बाद r2 सेम टू सेम दिखा दिया। तो क्या आप ये पूरे वैल्यू की जगह पे ये फोर्स लिख सकते हो? फोर्स 1 2, तो आपको मिलेगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ, तो देखना F21 बराबर नेगेटिव ऑफ वेक्टर 1 ये भी था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो रिजल्ट आया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई दो चार्जेस है, दोनों में तो फोर्स बराबर का लगेगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का बिल्कुल अलग था। अब आप लोग याद करो न्यूटन का थर्ड लॉ, याद है? एक्शन का रिएक्शन, आप जितना एक्शन लगाओ उतना ही रिएक्शन लगेगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉ है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो, ठीक है? तो ये कंसीक्वेंस जो निकाल रहे हैं, इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे क्या परिणाम निकल करके आता है? तो ये जो कंसीक्वेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, इसका पहला परिणाम तो ये निकल के आता है कि भाई ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? ठीक है, तो लिख दे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको फॉलो करेगा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो करेगा किसके लॉ को? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ तकलीफ बोलो कहीं पे कोई कष्ट नहीं ना? बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसा हम लोग का लास्ट क्लासेस में कैलकुलेशन आया था वहां तक चलते हैं। तो आप लोग ऐसा करना कि पहले इस फिगर को बना लीजिए, ठीक है? हेडिंग तो यही रहेगा, हेडिंग सेम टू सेम यही रखना। इस फिगर को बनाना है, इस फिगर को बनाने के बाद ये सारी चीजें लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इस चीज को लिख लेना कि भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो दोनों यूनिट वेक्टर वो दोनों सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है। फिर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर दिए कहाँ पे? इक्वेशन। तो देखो एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि प्रूफ करो कि कूलॉम्स लॉ जो है फॉलो करता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आपसे कभी पूछने वाला नहीं है, ठीक है? हो सके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछते, तो आप लोग लिखो। घर में आप लोगों को रिवीजन करना है, जितनी सारी चीजें बताया जाता है बढ़िया से नोट्स कॉपी बना के चलना, साथ साथ सब कुछ छापते चलना। किसी से दिक्कत होता है? दिखता है? हटा दें इस कैमरे को, तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पीछे से सुमन, अगर ये डिस्टर्ब कर रहा होगा तो इसको उल्टा ये अपने सुधर जाएगा ना। अच्छा, आप लोग को दो तरीके का फोर्स बताए थे, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव, याद है? सेक्शंस में आप लोग पढ़ के आए थे, तो वहां पे आपको ये बताए भी थे ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव है, बढ़िया से चेक करना।
रिवीजन करते हैं कभी कभी? कहीं पे जो लग रहा होगा कि सर बिल्कुल ऊपर ऊपर निकल गया, ऐसा नहीं है ना? ये सारी देखो आप लोग स्ट्रेट खींचना, थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा खिंचा जाता है, बिल्कुल सीधा सीधा खींच लेते। तो यहाँ से आपको दो चीजें समझना है कूलम्ब्स के वेक्टर फॉर्म से। पहला चीज हम लोग को ये समझ में आया कि भाई ये जो है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को फॉलो किया। आपको दो तरीके का फोर्स बताए थे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, एक नॉट में करके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, हाँ, ESF इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप लोग पूरा लिखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, बाकी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था आपको ना फ्रिक्शंस में आप लोग को बढ़िया से पढ़ा करके रखे होगा, एक बार आप लोग घर जा करके चेक कर लेना, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बन रहा है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और इसके वेक्टर फॉर्म को एक्सप्रेस करो, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर कौन सा चार्जेस, ठीक है, कौन से चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, आपको बताया कि अलग अलग चार्ज, पॉइंट चार्ज, फोर्स चार्ज, गेस्ट चार्ज, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, चलो इसको भी नोट में ही डाल देता हूँ, हाँ, ये नोट का ये पहला पॉइंट कर लो और नोट का ये दूसरा पॉइंट, नोट में ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला। कूलम्ब्स लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन से चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज, लिख दे। तो कूलम्ब्स लॉ is applicable only for, बोलो, only for point charges, ठीक है। आपको मिनिमम तो दो चार्ज चाहिए ना, कूलम्ब्स फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए मिनिमम दो चार्ज चाहिए, ठीक है, इसीलिए कर दी इसको प्लूरल चार्जेस, ठीक। तो ये दो चीज याद रखना, इनका तीन हो गया, एक तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्ज के लिए, दूसरी चीज कूलम्ब्स फोर्स या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से नेचर का है, कंजर्वेटिव नेचर का, और ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को फॉलो, दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसके बाद ना अगेन लास्ट क्लास में ही आते हैं जहां पे हम आप लोगों को छोड़े थे एक नए टर्म के साथ जिसका नाम होता था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, याद है, एप्सिलॉन नॉट लिखे थे आप लोग, तो वहां पे आप लोग को लिखा है कि एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, क्या लिखे थे आप लोग, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो एक बार ये सारी चीजें को हम मिटा दें, यस सर, मिटा देना, यस सर,
चलो आप लोग देखना, हाँ हटा रहे हैं। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी को जानने से पहले एब्सोल्यूट परमिटिविटी और फ्री स्पेस लिखे थे ना, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ रहे थे कि परमिटिविटी क्या होता है, ठीक। तो इधर देखना, परमिटिविटी कभी कभी इसी का नाम रहेगा, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या तो चाहे परमिटिविटी बोले या तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इसको भी लिख ही देता हूँ, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक। अब इसके बाद हम बाद में लगाएंगे फ्री स्पेस के लिए या किसी मीडियम के लिए, ये दो अलग अलग रहेगा, ठीक है। समझेंगे भी, खाली अभी समझ लो कि परमिटिविटी क्या होता है, ठीक। उसके बाद समझेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। तो ये जो परमिटिविटी है ये एक प्रॉपर्टी होता है मीडियम का, भाई ये प्रॉपर्टी है और किसका प्रॉपर्टीज होता है, मीडियम का। अब मीडियम मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ रहा है, दो मार्कर है, बीच में हवा है, हवा हो गया मीडियम। अगर इसको हम पानी में डाल दें, दो मार्कर के बीच का मीडियम क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ हवा, और बहुत ऊपर ले जाओ कुछ भी नहीं मिलेगा, है क्यों, ठीक है। तो जैसे अभी देखो, ये अगर हम इस मार्कर को इस डेस्क के नीचे या टेबल के नीचे हम ऐसे डालें तो बीच में जो चीज आया लकड़ी आ गया, लकड़ी कहलाएगा मीडियम, ठीक है। अगर बीच में बुक रखते हैं और दोनों साइड पेन रखते हैं तो बीच में क्या आ गया, बुक आ गया, तो बुक कहलाएगा मीडियम। तो यहाँ पे देखो परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी होता है और ये प्रॉपर्टी होता है मीडियम का, और इस प्रॉपर्टी के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा था, दो चार्जेस के बीच में, वो जो फोर्सेस है वो रिड्यूस कर जाएगा। दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स था वो रिड्यूस कर जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम दे देते हैं परमिटिविटी, ठीक है। या तो परमिटिविटी बोलो या तो एब्सोल्यूट। परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी होता है किसी मीडियम का, और इसके कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच जो लग रहा है वो चार्जेस और वो फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम पड़ गया परमिटिविटी, ठीक है। दोबारा से लास्ट कि परमिटिविटी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है और इस प्रॉपर्टी के कारण दो चार्जेस के बीच लग रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है। इसी प्रॉपर्टीज का नाम पड़ जाता है परमिटिविटी। मुश्किल है क्या? तो इसको हम लिख दें कि लिखवा दें? लिखवा देंगे, लिख देंगे। लिखना भी नहीं है और लिखवाना भी नहीं है ना, लिखो। बोर्ड में हम लिख दें कि लिखवा दें? चलो लिखो। परमिटिविटी इज द property of medium, due to which electrostatics force due to which
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between charges दो वर्ड यूज कर सकते हो, या तो रिड्यूस या तो डिक्रीज। ठीक है, चार्जेस डिक्रीज ठीक है, फुल स्टॉप दे दो, खत्म हो गया। ठीक, एक बार दोबारा से सुनो और समझने की कोशिश करो कि हम आप लोगों को क्या छपवा दिए। ठीक है, हम बोले कि परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी, परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है ऑफ मीडियम, मीडियम का प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस डिक्रीज, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में जो रहेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे दिए हैं परमिटिविटी। दिक्कत हुआ? देखो, अगर परमिटिविटी का वैल्यू कम रहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, और अगर परमिटिविटी का वैल्यू ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगेगा। इसको पैराग्राफ चेंज करते हैं, लिखो मोर इज द परमिटिविटी, more is the permittivity, more is the permittivity, less, L-E-S-S, less is electrostatics force, less is electrostatics force, and vice versa, and vice versa का मतलब उल्टा, उल्टा ना। अभी आप लोग को लिखवाएं, अगर ज्यादा परमिटिविटी रहेगा तो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगेगा, अगर कम परमिटिविटी रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब ये बिल्कुल उल्टा, जो बात हम लोग पहले बोले हैं उसका आप लोग को बिल्कुल उल्टा कर लेना है। ठीक है, तो परमिटिविटी अगर हम लोग एयर का बात कर लेते हैं, एयर का है ना, हवा का, वो सबसे कम होता है, और वो होता है, लिखता हूं यहाँ पे, हाँ, लिस्ट डाल करके ही लिख लेते हैं, सबसे कम, हाँ, लीस्ट परमिटिविटी, डायरेक्ट लिख लो परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ हवा, एयर ना, हवा या तो फिर वैक्यूम, है ना, वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट ना, तो लगभग ना दोनों का वैल्यू सेम आता है, या तो एयर के लिए या तो फिर वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेल आप लोग बताइए, डबल यू, हाँ, डबल यू, आप लोग डबल सी मत लिखना, वैक्यूम इक्वल टू 8.85 यूनिट याद करो, कूलम स्क्वायर यानी कि सबसे कम परमिटिविटी एयर का है या तो फ्री स्पेस का, यानी कि सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पे लग सकता है, ये एयर में ही लग सकता है, क्योंकि इसका परमिटिविटी सबसे कम है। अब इसके अलावे चाहे कोई भी मटेरियल ले लो, उसका परमिटिविटी इससे तो ज्यादा रहेगा, अगर परमिटिविटी ज्यादा रहेगा तो फोर्स कम लग जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अब
परमिटिविटी का जो सिंबल होता है वो एप्सिलॉन होता है, आप लोग देखे थे। Yes, sir. Epsilon. ठीक, तो यहाँ पे ये जगह पे आप लिख सकते थे ये एप्सिलॉन है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। देखो हवा को लगभग लगभग वैक्यूम ही माना जाता है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते Air or हैं vacuum. और लिखते हैं। ठीक है, वैल्यू तो लगभग दोनों की जगह पे एक ही होता है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी किसका, परमिटिविटी ऑफ एयर या तो वैक्यूम। अच्छा इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है फ्री स्पेस। ठीक है, वैक्यूम बोल देगा या तो बोल सकता है फ्री स्पेस, मतलब कुछ भी नहीं है ना, बीच में कुछ भी नहीं। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो सिंबल के साथ। सिंबल का भी हम लोग यूज करेंगे, परमिटिविटी को हम लोग क्लास में तो डिनोट किए थे ना एप्सिलॉन से। अब यहाँ पे देखो इसके साथ नोट लगा दिए, एप्सिलॉन नोट, नोट लग गया मतलब भाई कुछ भी नहीं है, जहाँ चार्जेस को रखे हैं उसके बीच में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। एयर आता है तो एयर में और वैक्यूम में लगभग लगभग दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, अब अगर यदि मान लो इसके बीच में दो चार्जेस के बीच में ना हम पानी रख देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ पानी। अगर लकड़ी रखते हैं तो परमिटिविटी ऑफ लकड़ी, है ना। तो इस तरीके से जो भी मीडियम आएगा इस जगह पे हम लोग नाम बदलते जाएंगे, ये वाला तो सिंबल सेम ही सेम रहने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग इसमें डीप जाओ, थोड़ा सा डीप जाओ कि किस तरीके से इसका वैल्यू बढ़ने से फोर्स किस तरीके से कम होते जाता है। ठीक है, इसको हम मिटाएं। चलो ठीक, अब इधर थोड़ा देखो, परमिटिविटी की थोड़ी सी गहराई में आप लोग जाओ। मान के चलो ये चार्ज है, मान लेना है कि ये एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, अब इसको जानने के लिए ना कुछ इस तरीके से समझना, ये दोनों एक दूसरे का रिपल्सन करेगा। तो मान के चलो ये जो Q1 है, जिसे एक थोड़ी देर के समझना, अगर मान लो हमको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना है, लेट्स से हमको दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाना है, तो हमको हाथ बढ़ाना पड़ेगा ना, जैसे अपना एक हाथ बढ़ाएंगे और फिर उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट अगर इसके पास फोर्स लगाएगा तो ऐसा मान के चलो ये भी अपना हाथ बढ़ा रहा है। ठीक है, और ये रावण से भी बड़ा खतरनाक है। रावण के पास कई हाथ था, रावण के पास हाथ तो दो ही था, मुंडी ढेर सारा था। अभी मान लो इसके पास फोर्स लगाने के लिए ना 100 हाथ, इसके पास 100 हाथ है। हाँ, तो ये इसके पास ना इस तरीके से अपना हाथ फैलाया, पकड़ करके खींचेगा ना इस तरीके से। मान के चलो ये जो लाइनें हैं ये 100 लाइनें हैं, 100 लाइन से। हाँ, हाथ जिससे मैं फोर्स लगा रहा हूँ एक हाथ से लगाए, इस तरीके से ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, मान लो 100 लाइन से, है ना। अब एक एक लाइन से जब फोर्स लगाता है तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ऐसा मान। ठीक है, तो एक हाथ से 1 न्यूटन का फोर्स। तो एक बात बताइए, जो Q1 है इस Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा? क्या आप ये पक्के से बोलेंगे कि सर पक्का 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा? ठीक, ये कहानी तब का है जब ये दो चार्जेस के बीच में कुछ भी प्रेजेंट। ठीक है, आप इमेजिन करो कि हम ये दो चार्जेस के बीच में ना हम रख दिए एक पेपर का टुकड़ा रख रहे हैं, तो पेपर का टुकड़ा रखेंगे तो कुछ ना कुछ जो फोर्स लगा रहा था अब इसको डिस्टर्ब जरूर करेगा। तो मान लेते हैं कि दो गो फोर्स, इधर देखना, ये चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल, अब बीच में आ गया है हम लोगों का पेपर। तो पेपर तो कोई मीडियम हुआ ना, मीडियम हुआ। अब ऐसा मान लो कि जब बीच में कुछ नहीं था तो यहाँ पे 100 लाइनें पास हो रहा था, क्या अभी भी 100 लाइनें पास होगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर डिस्टर्ब होगा। तो अब लेट से कि 2 लाइनें पास नहीं हो रहा, 2 लाइनें ये पकड़ करके रख लिया, इस मीडियम ने
पकड़ करके रख लिया, इस मीडियम ने पकड़ करके दो को रख लिया। अब बताओ यहां से यहां कितनी कितनी लाइनें आएगा? पक्का इस तरीके से 98 जाने वाला है। अब अगर 98 जाएगा तो बताओ कितना फोर्स लगेगा? पक्का ना, 98 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये देख पा रहे हो? अब देखो बीच में मीडियम आया, मीडियम आने के कारण जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया? 100 से 98 हो गया। 98। तो आपको तो परमिटिविटी यही बोले थे, Yes, sir, decrease मीडियम का होगा। प्रॉपर्टीज है। और इसके कारण जो दो फोर्सेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? Decrease होगा। Decrease हो जाएगा। Decrease करेगा। और आप लोग को हम ये भी बताए थे, अच्छा इसके लिए है ना, इसके लिए बताना कि इसका परमिटिविटी कितना कहलाएगा। तो बिल्कुल उल्टा, कई को पास होने का परमिट दिया, 98 को परमिट कर दिया, कई को नहीं परमिट किया, जे को नहीं किया ना परमिटिविटी उसका वही कहलाएगा। तो दो को नहीं पास होने दिया था तो इसका परमिटिविटी कहलाएगा 2। ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि अगर परमिटिविटी ज्यादा रहा तो भाई दोनों के बीच लगने वाला फोर्स और कम हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। अब मान लो ये दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस के बीच में कोई एक ऐसा सॉलिड सा मटेरियल रख दिए, ठीक है, कोई एक सॉलिड सा मटेरियल डाल दिए हैं। अब ये जो मटेरियल है इसने क्या किया कि यहाँ से जो फोर्सेस आ रहा था इसको और रिड्यूस कर दिया। आपको तुलना आपको हमेशा यहाँ से करना, पहले 100 दे रहे थे तो पेपर ने 2 को पकड़ करके रख लिया, इसने ना मान लो 10 पकड़ के रख लिया, इस मटेरियल ने अपने पास 10 पकड़ करके रख लिया। तो आप एकदम बिल्कुल कॉमन सेंस से बताओ कि यहाँ पे कितने लाइंस पास होगा? 90 ना। तो एक लाइन 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, तो अब ये चार्ज इसके ऊपर कितने फोर्स लगाएगा? पक्का ना। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो लगने वाला है 90। ठीक। अच्छा बोलो इस मटेरियल का हाँ, चलो इसको कुछ नाम ही दे देते हैं, लकड़ी बोल दो, मान ले, है ना, मान ले। तो इस वुड का परमिटिविटी कितना कहलाएगा? 10। अपने अंदर से कितना पास होने दिया? कितना को पास नहीं होने दिया? जितना को पास नहीं होने दिया ना वो कहलाएगा परमिटिविटी। तो इस मटेरियल का परमिटिविटी कहलाएगा। आप एक चीज गौर करो, यहाँ से जब आप यहाँ आए हैं तो मीडियम का प्रॉपर्टीज मतलब परमिटिविटी बढ़ा कि घटा? इसका 2 था 10, परमिटिविटी बढ़ गया। तो दो चार्जेस के बीच लग रहा फोर्स क्या हुआ? 98 न्यूटन था। बात समझ में आया? तो जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। आप लोग को यकीन ना हो तो ये फॉर्मूला आप लोग का गवाह है ना, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F और एप्सिलॉन नॉट दोनों के बीच रिश्ता देख लो, क्या दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा। जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर बढ़ा तो फोर्स घटेगा ना। अब अगर ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू घट जाता तो फोर्स बढ़ जाता। तकलीफ नहीं ना। तो परमिटिविटी आपको बता रहा है कि भाई अगर परमिटिविटी ज्यादा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। ठीक। तो आई थिंक अब तो यहाँ से आप लोगों का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कोई डाउट? बता देंगे ना आप लोग परमिटिविटी क्या होता है? ठीक है। तो आप लोग कहाँ तक छापे थे? एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू। हाँ, एयर का परमिटिविटी ना, आप लोग एयर का परमिटिविटी छापे थे या वैक्यूम का परमिटिविटी छाप लिए थे? अब ना हाँ, फ्री स्पेस चाहे फ्री स्पेस बोलो या वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, तीनों के लिए वैल्यू सेम होता है। अब हम लोग लिखते हैं परमिटिविटी किसी मीडियम का, ठीक है। तो देखो इसको मिटा दें। अभी ये सारी चीजें आप लोग छापने की जरूरत नहीं है, खाली समझने वाला चीज था। जब आप लोग को लगे कि भूल गए हैं तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा कि क्या क्या सर बताए। इधर देखना।
अब देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब शायद आपको समझ में आ गया भाई, दो चार्जेस है और दोनों चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अगर हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? दो चार्ज है और दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम आकर के रखा हुआ है। तो अगर हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं तो आप लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं कि सर एप्सिलॉन एम। ये क्या बता रहा है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हम ये वाले वर्ड लिखते हैं, ये वाले, इसको आप क्या पढ़ेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, ठीक है। दोबारा से इसको आप लोग क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री। अभी थोड़ी देर के लिए, हाँ थोड़ी देर के लिए अभी समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग गुड़ लिए थे और पेपर लिए थे। पेपर की परमिटिविटी कितना था? पेपर का परमिटिविटी दो था सर। दो था ना, ऊपर में आ जाता दो, और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का जितना होता था उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो, चलो इसका वैल्यू लिख ही देते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। रियल वाला वैल्यू जो रियल होता है, जो हम लोग जानते हैं 8.85। मान लो कि कोई एक मीडियम है जिसका परमिटिविटी 2 है और फ्री स्पेस का परमिटिविटी कुछ है, इसको डिवाइड कर दो। मीडियम का परमिटिविटी और फ्री स्पेस का परमिटिविटी, आपके पास कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा, और जो वैल्यू निकल के आएगा उसका नाम पड़ जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। देखो रिलेटिव का मतलब किसी का किसी के साथ तुलना करना। आप लोग का रिश्ता, आप लोग जानते हैं, आप लोग का रिश्तेदार होता है कब होता है? जब किसी के साथ कांटेक्ट ना। तो देखो मीडियम के साथ अगर आप तुलना कर देते हो फ्री स्पेस का, ठीक, तो आपको एक रिश्ता मिल करके आ जाएगा, और जो रिश्ता निकल के आ जाएगा उसका नाम पड़ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हेडिंग चेंज होगा, और अब आप लोग के लिए नया हेडिंग आएगा जिसका नाम देगा रिलेटिव परमिटिविटी। हेडिंग बना लेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसके लिए सिंबल क्या, कौन सा यूज करेंगे इधर चेक करना। परमिटिविटी के लिए तो आप जानते हो ये वाला होता है एप्सिलॉन, रिलेटिव लगा हुआ है इसके साथ आर होता है, ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट मतलब फ्री स्पेस का परमिटिविटी, एप्सिलॉन एम का मतलब तो मीडियम के परमिटिविटी को फ्री स्पेस के परमिटिविटी के साथ डिवाइड कर दो, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसी का नाम देगा रिलेटिव परमिटिविटी। चलो डिफाइन करो। द रेशियो ऑफ permittivity, the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space, to the permittivity of free space is called relative permittivity, is called relative permittivity। दिक्कत हुआ? ठीक, तो रिलेटिव परमिटिविटी बोला कि भाई ये रेशियो है, और किसका किसका रेशियो? परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बोला कि परमिटिविटी आना चाहिए मीडियम का, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और किसके साथ? परमिटिविटी ऑफ फ्री
आप सिंबल ले लें। इसका सिंबल आप लोग जानते हो, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन। ठीक है, हुआ। तो रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम का परमिटिविटी बटा फ्री स्पेस का परमिटिविटी। देखो आपके एग्जाम में ये टर्म डायरेक्ट डिफाइन करने के लिए पूछता है कि परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसको डिफाइन करो। ठीक है, दोनों को डिफाइन करने के लिए पूछता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन परमिटिविटी का यूनिट पूछता है और परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला पूछता है। ठीक, तो दोनों हम लोग ले लेंगे। ठीक, एप्सिलॉन एम का मतलब परमिटिविटी मीडियम का, एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी फ्री स्पेस। किसी का छूट रहा है क्या? नहीं ना? डिस्टर्ब हो रहा होगा तो बोलना कि सर दिख नहीं रहा है। हाँ, कैमरा डाउन कर देंगे। हो गया दिक्कत? चलो अब ना आप लोगों को इसका यूनिट पढ़ना है और इसका डायमेंशन, यानी परमिटिविटी का यूनिट और परमिटिविटी का डायमेंशन। तो हेडिंग बना लेते पहले यूनिट कर लेंगे, फिर हम लोग कर लेंगे डायमेंशनल। लिखो यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अच्छा रिलेटिव, अच्छा ठीक है चलो बाद में देखेंगे। देखो यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ परमिटिविटी इधर देखना। तो सेंस कूलम्ब फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। परमिटिविटी बराबर हमें मतलब हम लोग को ये एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना है। एप्सिलॉन को उठा के इधर ले जाओ, तो ये एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F Q1 into Q2 R। ठीक है, तो अब चेक कर लो। 1 का तो कुछ नहीं होगा, चार्ज है ना, कूलम्ब का चार्ज होगा, ये मतलब चार्ज है, चार्ज का आप लोग कूलम्ब होगा ना, सिंबल आएगा C, 2 है ना, तो C 2 बार आएगा। इस फोर्स के लिए न्यूटन, बाकी 4 तो कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, तो इसकी जगह आ गया खाली न्यूटन। R तो डिस्टेंस था, डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ये उठ जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर जाएगा, पर छाप लो। यूनिट ऑफ परमिटिविटी, तो सेंस F बराबर इतना होता था। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग को पता है, उसका यूनिट से ये कैलकुलेट करो, इधर लेफ्ट राइट करती हूँ। दिक्कत, यूनिट निकालने में दिक्कत नहीं ना? अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो ज्यादा तो दिक्कत नहीं करना चाहिए, चेक कर ले इसका। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी। आप लोग लिख लेना यहाँ पे, हाँ, ऑफ परमिटिविटी, ऑफ
परमिटिविटी। ठीक, तो यहीं से ले लें, इस एप्सिलॉन नॉट से ले लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू चेक करना। ये चार्ज का आप लोग को बताएंगे AT होता है। हाँ, AT। देखो आप लोग को Q बराबर I इंटू T होता है। हाँ, तो ये I मतलब करंट का एम्पियर और टाइम का T। ठीक है ना, चार्ज के लिए डायमेंशनल फार्मूला AT। तो पुट कर लेते हैं हम लोग। ये AT आएगा, इसके लिए भी AT, तो स्क्वायर कर दें तो आपको दिखाई देगा AT। और ये दोनों का स्क्वायर, 4 का कुछ नहीं, पाई का कुछ नहीं, लेकिन ये 4 M L T माइनस 2, ये R डिस्टेंस ना L स्क्वायर। ठीक है, फिर बोलो यहाँ से ये L2 है और यहाँ पे कुछ है, L का पावर 1 है, जोड़ेंगे L का पावर कितना हो जाता है। ऊपर में अभी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, A स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, बट्टा M का पावर तो 1 ही है, L का पावर बोलो, L का पावर 3 और T का पावर दिक्कत हुआ। इसको ऊपर लेके चलो, ऊपर लेके अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग को M तो अकेला, लेकिन -1 समझ पा रहे हो, ऊपर जाएगा तो इसका वैल्यू -1। अच्छा, ये L देख पा रहे हो, L ऊपर जाता तो L ऊपर जाता तो -3, T ऊपर जाता तो ये -2 ऊपर जाके प्लस हो जाता, और ऊपर में तो पहले से 2 था, ऊपर में 2 और फिर ये जाके 2 जुड़े, T का पावर 4, A छूट गया ना, A ठीक, लिख लो। दिक्कत M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4 और A के पावर 4। देखो, इसको आप लोग को समझ के जाना है, समझ के इसलिए जाना है क्योंकि अभी ना हम लोग कूलम्ब कांस्टेंट का भी हम लोग निकालेंगे यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला, और आप लोग देखना अभी क्या मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये बहुतों बार पूछता है कि बता दो या तो इसका यूनिट या डायमेंशनल, दिया हुआ रहेगा ऑप्शन आपके पास 3-4 ऑप्शन, उसमें से कोई वाला आपको छापना देगा। स्कूल भी जाना होगा आप लोग को, नहीं ना? तो चार्ज का होता है डायमेंशनल फार्मूला AT, Q बराबर I इंटू T फार्मूला से, है ना? तो करंट का एम्पियर और टाइम का तो जानते हैं हम लोग, जोड़ घटाव कर दिए, ये आ गया। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ा देर पहले ना आप लोग को पढ़ाए थे रिलेटिव परमिटिविटी, है ना? तो एक्चुअली हमको ये वाला ना यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला रिलेटिव परमिटिविटी से पहले करवाना चाहिए था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इधर एप्सिलॉन R ये था रिलेटिव परमिटिविटी, बोलता था मीडियम का परमिटिविटी बटा 3 स्पेस का परमिटिविटी। अगर कोई आपसे पूछेगा भाई इसका आप लोग यूनिट बताओ, इसका यूनिट व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। क्यों? तो पहले देखो ये मीडियम का परमिटिविटी है, इसके लिए यूनिट तो यही आता, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, इसके लिए भी तो यही आता। दोनों सेम सेम। तो रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं,
तो अभी आप लोग को थोड़ा देर पहले लिखवाए थे ना रिलेटिव परमिटिविटी। अगल बगल अगर कहीं पे जगह होगा तो लिख दो इट हैज नो यूनिट। हाँ, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। ना इसका यूनिट होगा और ना ही इसका डायमेंशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी में हाँ एक लाइन लिख दो कि ना तो इसके पास यूनिट होगा और ना ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं। किसके लिए? रिलेटिव परमिटिविटी। बाकी अगर सिर्फ परमिटिविटी है तो उसका होता है, ठीक है। चाहे परमिटिविटी मीडियम क्या हो गया, आंधी तो था, आसमान गिरा। चलो इधर देखना, हाँ इधर। अब इसके बाद ना आप लोग को कूलम्ब कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना है और उसका यूनिट भी पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग बनाओ यूनिट ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। यूनिट ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक, पहले आप लोग इधर देखेंगे। मैं आप लोग इधर इधर अभी जो आप लोग ये डेटा लिखे थे इसको मैं यहाँ पे पहले लिख दे देता हूँ, हाँ, ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए। ये जो यूनिट निकल के आ रहा है किसका है? परमिटिविटी का। लिख दे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आया था कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला निकल के आया था वो ये वाला m ठीक है, ये था। चलो अब हम इसको मिटाते हैं और थोड़ा आते हैं। देखो क्या आप लोग कूलम्ब फोर्स में जब आप लोग पढ़ रहे थे कल वाली क्लास में तो ये वाला जरूर देखे होंगे, सिंस F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R। याद आया? इसी K का नाम तो था कूलम्ब कांस्टेंट या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसका यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। टेढ़ा मेढ़ा गुणा करें, हमें K का वैल्यू चाहिए तो K बराबर आप क्या लिख सकते हो? K बराबर इधर गुना हो जाता है F इंटू R स्क्वायर बटा Q1 इंटू, ठीक। अब यूनिट लगाओ, इस फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर। ये कूलम्ब स्क्वायर कर दें, ऊपर लेके चलो, ऊपर लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा पर कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर। उसका यूनिट चेक करो, परमिटिविटी का यूनिट चेक करो और कूलम्ब कांस्टेंट का यूनिट चेक करो। आपको क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे ये देखो, ये कूलम्ब स्क्वायर था है ना, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल इसका यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। जो जो टर्म यहाँ पे माइनस में था पता चला, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा और आपके एग्जाम में ना जरूर ऑप्शन दे करके रखेगा ये वाला भी और ये वाला। अब बोलेगा कूलम्ब कांस्टेंट या तो फिर ये परमिटिविटी का यूनिट बता दो, दोनों दे के रखेगा। आपको याद तो आएगा कि कूलम्ब में पक्का स्क्वायर ही आता था, 2 आता था, न्यूटन में 1 ही आता था और मीटर में 2 ही रहता था, लेकिन किसमें माइनस किसमें प्लस, और आप एकदम बिल्कुल फंस जाएंगे। तो आपको फॉर्मूला पकड़ करके रखना है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, जब हमको इतनी सारी बातें पता चल गया कि भाई इसका उल्टा है तो पक्का ये भी उल्टा आएगा, वो भी दिखाना पड़ेगा। यस सर। फोर्स है m
L2 T minus 2। अच्छा L2 कैसे आ गया? M L T minus 2। उसके बाद डिस्टेंस L का स्क्वायर बाई 4 80 ना A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो चेक करना, M तो अकेला, L जोड़ लो 2 और A 3, T जोड़ लो, ये 2 अगर ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, और ऊपर में -2 है। A देखो तो A +2 है, ऊपर जाएगा तो चेक करो इसके साथ। यहाँ पे जो चीज नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव। बात समझ में आया? तो फंसाएगा कहाँ आप लोग, बिल्कुल फंस जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग कभी आंख बंद करके इसको रटने का कोशिश नहीं करना, जब भी पूछे निकाल लेना, ठीक है? निकाल लेना, उसके बाद बता देना भाई इतना होता है, ठीक है? छाप लो दोनों यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला दोनों। दिक्कत नहीं ना? देखो घर जाकर के आप लोग सारी चीजों को बढ़िया से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। दिक्कत होगा आप लोग एक बार रिपीट करके स्पीड ना डबल कर लेना, ठीक है? डबल स्पीड करके सुन लेना, तो भूली हुई बातें आपको दोबारा याद। रिवीजन करना जरूरी है। रेडी? हो गया? पीछे से बच्चे लोग सुमन दिख रहा है? हो गया? ठीक है, और पढ़ेंगे कि छुट्टी करें? और पढ़ा लीजिए। छुट्टी 8 से होगा। एक कूलम चार्ज क्या होता है उसको डिफाइन कर लो, ठीक है? उसके बाद छोड़ दो, बस एक कूलम चार्ज क्या होता है इसको हम मिटाते हैं। हाँ, चलो इधर देखो आप लोग, हम लोग डिफाइन करेंगे एक कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज क्या होता है, ठीक? तो उससे पहले आप लोग बताओ, लास्ट क्लास में भी आप लोग पढ़े थे इस कूलम कांस्टेंट का वैल्यू ये होता था 1/4 और जब इसका आप कैलकुलेशन करके किया 9 × 10⁹ अभी यूनिट आया है, अभी आप लोग यूनिट निकाले हो कूलम कांस्टेंट। बोलो बोलो। तो न्यूटन से था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही तो आया होगा, ठीक है? चलो मान के चलो ये हम लोगों के पास एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, ये दोनों चार्जेस का वैल्यू 1 कूलम मान लेते हैं, ठीक है? और जो ये दोनों को सेपरेट करके रखे हैं वो भी दूरी 1 मीटर है, ठीक है? मान ले रहे। तो इसमें कितना फोर्स लगने वाला है चेक कर ले दोबारा से। हम लोग को 1 कूलम चार्ज डिफाइन करना है कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है या क्या होता है। तो मान ले रहे कि ये दोनों चार्जेस 1 कूलम है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो आप लोग अगर कूलम फोर्स को देखेंगे ये बोलता था F = K Q1 Q2 वैल्यू पुट कर ले फटाफट से।
अगर आप लोग फटाफट से वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? लीजिए सर, ये के का वैल्यू जान रहे हो? हाँ सर 9 इंटू 9 into 10 9 इंटू 9 इस Q1 का वैल्यू 1 इस Q2 का भी वैल्यू 1 बटा R 1 का स्क्वायर हाँ तो 1 और 1 का स्क्वायर भी कर लेंगे तो 1 रिपीट हो जाएगा। आपको वैल्यू मिलेगा 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। यही ना? तो देखो हम लोग एक कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग बोलेंगे क्या कि एक ऐसा चार्ज जो फ्री स्पेस में रखा रही, कहाँ पे रखेंगे? फ्री स्पेस में रखा रही, एक सिमिलर चार्ज के साथ, सिमिलर है ना, सिमिलर इक्वल चार्ज, सिमिलर मतलब जितना पहले था उतना ही चार्ज, एक सिमिलर और इक्वल चार्ज के साथ अगर 1 मीटर डिस्टेंस पर लगा रही है ना, रखा रही, और अगर फोर्स इतना लग जाए 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स लग जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो चार्ज है पक्का है 1 कूलम चार्ज। ठीक है, पहले आप लोग ना ये वाला कैलकुलेशन करेंगे, फिगर बना लेंगे, फिगर बनाने के बाद ये सारे लिख देंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे 1 कूलम चार्ज। ठीक, ऐसा नहीं होता है रे बच्चा, एगो क्यों ले जाएगा? ले जाएगा तो उसका जोड़ा लगाने के लिए एग्जैक्टली उतने ही खत्म होना चाहिए ना चप्पल, तब तो मैच करेगा। हाँ सेम ना, कोई पीन के चल गया बदला में आज देखिए देखो, दैट चार्ज, वह चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड ऑन फ्री स्पेस, जब हम उसको फ्री स्पेस में रख देते हैं 1 मीटर अपार्ट, कितनी दूरी पर? 1 मीटर दूरी पर, फ्रॉम, किससे 1 मीटर दूरी पर रखेंगे? सिमिलर एंड इक्वल, सिमिलर होने चाहिए, उसी के जैसा होने चाहिए और बराबर होनी चाहिए, है ना, सिमिलर एंड इक्वल चार्ज। अब ये रिपेल करेगा, देखो सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा ना, रिपेल बाय कितने न्यूटन से रिपेल? 9 न्यूटन। तो दो चार्जेस, ठीक है, दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखें, और अगर ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी है 1 मीटर रहा, और अगर आपस में कितना न्यूटन से रिपेल करे? 9 न्यूटन फोर्स से रिपेल कर दे, हम लोग बोलेंगे वही चार्ज 1 कूलम। ठीक है, तो एक ऐसा चार्ज जिसको हम लोग
हवा में रख दिए हैं, फ्री स्पेस में रख दिए हैं, एक सिमिलर और इक्वल चार्ज के साथ 1 मीटर दूरी पर, और उसके ऊपर कितना रिपल्सन फोर्स लग रहा है? 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम लोग बोल देंगे वो चार्ज जो है 1 गुलाम के इक्वल है। 1, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, ठीक है। तो ये जनरली पूछा तो नहीं जाता है 1 कूलम चार्ज क्या होता है, तो खाली लिख लो कॉपी में अच्छे से, बढ़िया। बाद में कभी आप लोग को जरूरत पड़े। चलो सुरेश ना तो यस सर। इसको थोड़ा सा